बाइगेमी, द्विविवाह। बाइगेमी क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, बाइगेमी के लिए क्या पति उत्तरदायी हो सकता है या पत्नी भी उत्तरदायी हो सकती है, क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ परिस्थितियों में दूसरा विवाह करने पर भी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम लोग और इससे रिलेटेड केस लॉज क्या है। तो आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बाइगेमी क्या है या द्विविवाह क्या है, तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो पति है और उसके साथ दो पत्नियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो एक साथ एक व्यक्ति के साथ दो पत्नी या एक पत्नी के साथ दो पति एक ही समय में हों, तो इसी बात को हम द्विविवाह के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें हम लोग इसके स्ट्रक्चरल या फॉर्मल मीनिंग वगैरह की, या किन किन धाराओं में कहाँ से इसको हम लीगल प्रोटेक्शन देते हैं और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या क्या हैं, तो बाइगेमी का मतलब है कि अपने जीवन साथी के, स्पाउस के जीवित रहते हुए आप दूसरा विवाह करें, जैसा कि ऊपर फिगर में आपने देखा। इसी बात को हम लोग द्विविवाह कहते हैं। और डिवोर्स न लिया गया हो पहले विवाह से, या पहले विवाह को शून्य घोषित न किया गया हो। यही बात रेफरेंस मिलता है हमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 से भी, और यही बात धारा 82 BNS में भी परिलक्षित होती है। तो हिंदू अधिनियम की धारा 17 क्या कह रही है कि ए सेकेंड मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज इज डिक्लेयर्ड वाइड अंडर दिस एक्ट एंड पेनल कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द BNS फॉलोज। यानी ये धारा 17 कह रही है कि यदि आपने अपने एक विवाह के अस्तित्व में रहते हुए दूसरा विवाह किया तो वो शून्य होगा, और उसका परिणाम क्या होगा कि आपको BNS में या उस समय की IPC के अनुसार आप कहें कि आपको दंडित किया जाएगा। तो अब फिर हमें रेफर करना पड़ेगा धारा 82 को, कि धारा 82 BNS क्या कह रही है। हूएवर हैविंग ए हस्बैंड, यानी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए जो व्यक्ति विवाह करता है और वो विवाह शून्य होता है, शून्य का मतलब अब धारा 17 को रेफर किया जा रहा है कि जो धारा 17 के अनुसार शून्य है, तब उस स्थिति में और ये हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा उसे पनिश किया जाएगा 7 वर्ष तक के कारावास से, और वो फाइन्स के लिए भी लायबल होगा, यानी कि 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना उसे देना पड़ेगा दंड के रूप में। अब इसके आवश्यक तत्वों की यदि बात की जाए तो एक्यूज मस्ट हैव ए वैलिड फर्स्ट मैरिज। सबसे पहला ग्राउंड यही है इसका, या सबसे पहला आधार या इंग्रेडिएंट्स ये है कि किसी व्यक्ति का मतलब कि पति या पत्नी दोनों इसमें शामिल हैं। तो अक्यूज्ड यानी अभियुक्त जो है उसका पहला विवाह वैध विवाह हो, सबसे पहली शर्त है। अगर उसके पास कोई पहले से वैध विवाह नहीं है तो स्वाभाविक है कि द्विविवाह के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। और विवाह वर्ड और वैध वर्ड जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, इसका मतलब है कि केवल वो व्यक्ति किसी के साथ रिलेशन में हो, उसके साथ सहवास करता हो, इस तरह की बातों को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो वैध विवाह हो। वैध विवाह का मतलब कि धारा 5 हिंदू मैरिज एक्ट और सेरेमनीज़ वगैरह धारा 7 में जो बात की गई है कि उस सेरेमनीज़ के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार वैध विवाह उसने किया। द फर्स्ट स्पाउस मस्ट बी अलाइव, और उस वैध विवाह का जो जीवन साथी हो, स्पाउस पति या पत्नी हो, वो जीवित हो। ए सेकेंड मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज, यानी पहले विवाह के अस्तित्व में रहते हुए ही दूसरा विवाह करने की संविदा की गई हो या दूसरा विवाह किया गया हो। द एक्यूज में एदर वाइफ और हस्बैंड, यानी ये धारा दोनों लोगों पे समान रूप से लागू होती है। पत्नी यदि द्विविवाह करती है तो भी, या पति द्विविवाह करता है तो उस पर भी ये लागू हो जाएगा। एसेंशियल सेरेमनीज ऑफ मैरिज मस्ट बी प्रूव्ड, यानी केवल स्वीकार कर लेना विवाह का या साथ रहना ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि उसके जो आवश्यक रीति रिवाज के साथ उसे पूर्ण किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का जैसा रीति रिवाज है तब उसे हम विवाह की श्रेणी में लाते हैं। केस मस्ट नॉट फॉल अंडर स्टेटूटरी एक्सेप्शंस, यानी ये जो मामला है ये अपवादों के अंतर्गत ना आता हो। अपवादों की बात अभी हम लोग नीचे करेंगे कि किन किन मामलों में द्विविवाह के लिए व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि ये मामला अपवादों के अंतर्गत ना आता हो। इट मीन्स, इसका मतलब जो बात ऊपर 6ठे नंबर पे की गई, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो मैरिज को शून्य डिक्लेयर ना किया गया हो, यानी पहले मैरिज को शून्य ना डिक्लेयर किया गया हो, या पहले मैरिज का डिवोर्स या विवाह विच्छेद ना हुआ हो, तब ये सभी अगर आवश्यक तत्व पूरे हो जाते हैं तब द्विविवाह के लिए पति या पत्नी उत्तरदायी हो जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा धारा 82 के अंतर्गत।
अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट केस लॉ की अगर बात की जाए तो कन्वर राम हिमाचल प्रदेश, ये 1966 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और क्या कहा गया कि केवल मैरिज को स्वीकार कर लेना ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, और जो आवश्यक उसके सेरेमनीज़ हैं उसका प्रूफ चाहिए, तब ये बाइगेमी को लागू किया जा सकेगा। भाऊ राव शंकर लोखंडे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 का सुप्रीम कोर्ट का ये भी केस है। मेयर कोहेबिटेशन और एक्नॉलेजमेंट इज़ नॉट प्रूफ ऑफ मैरिज, यानी कि केवल सहवास या स्वीकृति जो है वो विवाह का सबूत नहीं होगा। अनलेस एसेंशियल सेरेमनीज आर परफॉर्म देयर इज़ नो वैलिड मैरिज, हेंस नो बाइगेमी, यानी कि अगर आवश्यक सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया गया है तो ये वैलिड मैरिज नहीं है, और इसलिए द्विविवाह के लिए व्यक्ति दोषी भी नहीं हो सकता। बाबा नटराजन वर्सेज एम रेवती, ये 2024 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और इस मामले में महिला ने अपने डिवोर्स की प्रोसीडिंग के जारी रहते हुए, अभी डिवोर्स ग्रांट नहीं हुआ था और उसने द्विविवाह किया, तो उसे दंडित किया गया, यानी दूसरे पति और पत्नी दोनों को दंडित किया गया द्विविवाह के लिए। नेक्स्ट सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1995 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहाँ केस क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जो है अपना धर्म परिवर्तन करता है, यानी इस्लाम को स्वीकार करता है और तब दूसरा विवाह करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि केवल और केवल इस्लाम धारण कर लेने से या अपना धर्म परिवर्तन कर लेने से जो पहला उसका हिंदू विवाह था वो डिज़ॉल्व नहीं हुआ था या उसका विच्छेद नहीं हुआ था, इसलिए वो द्विविवाह के लिए लायबल हो जाएगा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे उत्तरदायी ठहराया। और न्यायालय ने यह भी कहा कि एक विधि को पराजित करने के लिए दूसरी विधि का सहारा नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब हिंदू विधि के प्रावधानों को परास्त करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए या उसके साथ चीटिंग करने के लिए दूसरे विधि यानी सरिया का सहारा लेकर के ऐसा नहीं किया जा सकता। लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2000 का केस है सुप्रीम कोर्ट का ही। और सरला मुदगल के केस को इसमें फिर से रीफॉर्म किया गया, यानी उसकी पुष्टि की गई और कहा गया कि सेकंड मैरिज आफ्टर कन्वर्जन इज़ वाइड, यानी कन्वर्जन करके दूसरा विवाह करना शून्य है, और जो हस्बैंड ऐसा कर रहा होगा वो धारा 494 आईपीसी यानी आज की धारा 82 बीएनएस के लिए लायबल हो जाएगा। और अब इसके एक्सेप्शंस की बात की जाए तो क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि जहाँ की व्यक्ति दूसरे विवाह के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। द फर्स्ट मैरिज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वाइड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी विवाह तो हुआ हो, वैध विवाह है, लेकिन उस पहले विवाह को, वैध विवाह को सक्षम न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया हो, तब वो व्यक्ति दूसरा विवाह कर रहा होगा, चाहे वो पति या पत्नी, तब वो द्विविवाह के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। द स्पाउस हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम 7 years एंड नॉट हर्ड ऑफ एज अलाइव एज पर सेक्शन 111 BSA एंड आर वर्सेस टॉल्सन, यानी कि यदि पति या पत्नी 7 वर्षों से अधिक समय से लापता है और उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है या वो जीवित होने की खबर नहीं उसके बारे में मिली है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 भी यही बात कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से लापता है तो उसे मृत मान लिया जाता है। तो इस उपधारणा को हम लागू करके, और दूसरा आर वर्सेस टॉल्सन का ये एक इंग्लिश वाद है जिसमें सेम डिट्टो यही बात कही गई थी इस मामले में। यानी आर वर्सेस टॉल्सन का केस में मैटर क्या था कि एक महिला है जिसका पति बाहर जाता है और जिस जहाज़ से वो जा रहा था उसके डूबने की खबर आती है और मान लिया गया कि वो डूब करके मर गया था, और इस महिला ने सारी बातों को दूसरे विवाह के पक्षकार से बताते हुए द्विविवाह किया था। तो यहाँ पे इस महिला को द्विविवाह के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। तो यही बात धारा 82 के भी स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है, उसके अपवाद में कहा जा रहा है कि यदि पक्षकार 7 वर्षों से अधिक समय से लापता है और दूसरे पक्षकार को सारी जानकारी देते हुए दूसरा विवाह किया जाता है तो पक्षकार द्विविवाह के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट ए वैलिड डिक्री ऑफ डिवोर्स, यानी डिवोर्स हो गया अगर तो भी द्विविवाह के अपराध का दोषी नहीं होगा व्यक्ति। और आर वर्सेस वीट एंड स्टॉक्स में ये मामला था कि इस व्यक्ति ने प्रॉपर डिवोर्स नहीं लिया था, इसलिए इसे द्विविवाह के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। तो कहने का मतलब वैलिड डिक्री ऑफ डिवोर्स का मतलब कि डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा प्राप्त कर ली गई हो, यानी केवल प्रोसीडिंग चल रही हो। तो जो ऊपर का केस हम लोगों ने देखा कि बाबा नटराजन में कि अभी डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही थी, इसलिए वहाँ पे उत्तरदायी ठहराया गया डिवोर्स के लिए, और द्विविवाह के लिए, और उन्हें दंडित किया गया। तो यही केस था आर वर्सेज वीट एंड स्टॉक्स का भी, यहाँ भी अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराया गया। द लॉ गवर्निंग द पार्टीज परमिट्स पोलीगेमी, यानी कि जहाँ बहुविवाह के लिए विधि ही परमिट कर रही हो, जैसा कि मुस्लिम विधि में शरीयत कानून के अंतर्गत उनको 4 विवाह करने की अनुमति है, तो वो भी बाइगेमी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। अब इसके लिए पनिशमेंट की बात हम लोगों ने ऊपर ही की थी कि 7 वर्षों तक का कारावास
और फाइन उनको इम्पोज की जाएगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आप इस तरह का वीडियो और आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट आप दें कि आपको इस वीडियो में और क्या सुझाव आप चाहते हैं या आगे किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।